हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे लोग आप अच्छे होंगे और आपका वेदिष्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। वेलकम करते हैं हम आपका। और पिछली क्लास में जैसा हमने देखा था कि हम इंडस वैली टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज जो ये क्लास है हमारी इंडस वैली टॉपिक में जहाँ तक हमने किया था उससे आगे आज हम देखते हैं, ठीक है। और ये वेदिष्ट ग्रुप की तरफ से आपका 66वीं बीपीएससी पीटी के लिए ये फुल कोर्स बैच है, फ्री बैच है और आपका गारंटेड बैच होगा। और आपके पीटी में जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस क्लास के लेक्चर से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे। तो इस वजह से आप पूरे सीरियस होके मेहनत से अपना टाइम देकर इस हमारे YouTube चैनल वेदिष्ट ग्रुप को ज्वाइन करें और भी अपने साथी लोगों को इसके साथ जोड़ें और अपनी तैयारी को और अच्छा करें और पीटी में सिलेक्शन लें, फिर मेंस, इंटरव्यू और फाइनल सेलेक्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो ये वेदिष्ट ग्रुप से आप सभी बीपीएससी के जो एस्पायरेंट हैं 66 बीपीएससी, उनके लिए ये बैच जो है स्पेशल डिजाइन किया गया है और फुल बैच है, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, फ्री बैच होगा ये पूरी तरह से, कोई 1 रुपया फीस नहीं है, निःशुल्क है, फ्री है और गारंटेड बैच है। और उम्मीद करते हैं हम कि आप सब लोग जुड़ेंगे और इस वेदिष्ट ग्रुप की तरफ से जो ये आपके लिए बैच डिजाइन किया गया है, टारगेटेड बैच है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को। तो अब तक हमने जो टॉपिक रिवाइज किया इंडस वैली, हमने उसमें बताया कि सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थान था, जैसे हड़प्पा, उसकी खोज की गई थी 1921 में अंग्रेजी टाइम पीरियड में। जॉन मार्शल के अंडर में रह के इस पूरी सिविलाइजेशन को, इस पूरी सभ्यता को हमारे सामने खोज निकाला गया। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी और रावी नदी के तट पे था ये। यहाँ से अन्नागार मिले हैं, यहाँ से कब्रिस्तान मिला है और यहाँ से मजदूरों के रहने के छोटे छोटे क्वार्टर, छोटे छोटे कमरे मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से माँ देवी की मूर्ति मिली है, गेहूं जौ के यहाँ से बहुत सारे क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। फिर हमने हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो देखा। मोहनजोदड़ो जो है उसका मतलब होता है भूत प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी या मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की थी वो की थी आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। और सिंधु नदी के तट पे होगा और आपका यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है एग्जाम के उससे, जैसे कि यहाँ पर महान अन्नागार मिला है, जो इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, उस मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग वो महान अन्नागार है। यहीं से फिर हमें ये ग्रेट बाथ मिला है, एक कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है, कपास यानी कॉटन के सूती कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और यहाँ से एक कॉलेज भवन मिला है, एक कॉलेज बिल्डिंग, एक सभा भवन, ठीक है। और एक जो सिंधु घाटी के जो लोग थे, जो उनके पुरुष देवता थे जिनको पशुपतिनाथ या आद्य शिव कहा जाता है, उनका भी सील पर, मोहर पर एक चित्र वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर हमने कालीबंगा देखा, लोथल, ठीक है, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी। तो इन सारे हमने स्थानों की एक एक करके चर्चा की होगी पिछली क्लास में। और फिर हमने देखा होगा कि भाई इन लोगों का धर्म कैसा था, ये अपने देवताओं के लिए कोई मंदिर नहीं बनाते थे, मूर्ति पूजा थी, माँ देवी की पूजा थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के धार्मिक विश्वास थे लोगों के और वो अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, ठीक है इतना। और फिर हमने इनकी लिपि देखी, स्क्रिप्ट देखी कि भाई ये किस तरह से पढ़ते लिखते थे या ये कौन सी लिपि जानते थे। तो इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी, वो पिक्टोग्राफिक थी, चित्रात्मक, जिसको भाव चित्रात्मक भी कहते हैं। अपनी किसी बात को बताने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग कोई साइन बनाते थे, चित्र बनाते थे, कोई चिन्ह बनाते थे। तो अल्फाबेट का यूज नहीं हुआ है और आज तक इनकी लिपि को, स्क्रिप्ट को या समझने के लिए हम भाषा कह सकते हैं, पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और उसके बाद जो लिखने का जो तरीका था वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन जो थी इनकी लिखने की, ठीक है। और फिर हमने इनके बाट और माप देखे थे
क्लियर है इतना कि इनके जो बाट थे वो 16 के गुणांक में थे, 16, 32, 64, तो इस रूप से वो चलते थे। और कई जगहों से हमें स्केल मिले जिससे पता चलता है कि इनको लेंथ यानी लंबाई वगैरह या मापने की जो तकनीक थी वो भी इनको मालूम थी अच्छे से। ठीक है, तो अब हम इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे टॉपिक और कुछ बचे हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर इतना आप सभी को? तो ये बात यहाँ पे रही। देखते हैं अब आगे अब हम इनके सामाजिक अवस्था के बारे में देख लेते हैं। समाज यानी इनका सोशल सिस्टम, समाज कैसा था या सामाजिक अवस्था कैसी थी, समझ रहे हैं आप सभी? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जैसे कि रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग, ठीक है, ओके, व्यापारी, बड़े बड़े अधिकारी और अलग अलग काम करने वाले, जैसे कि पत्थर काम करने वाले हैं या कांसे का काम करने वाले लोग, तांबे का काम करने वाले लोग, ठीक है, और ये ईंटें बनाने वाले लोग, है ना, या घर बनाने वाले लोग। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग काम धंधे करने वाले लोग थे। और समाज जो बटा हुआ था एक तरह से वो प्रोफेशन के अनुसार बटा हुआ था, मतलब उनके काम धंधों के अनुसार बटा हुआ था। तो समाज में अगर हम देखते हैं तो एक किस तरह के लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि नंबर 1 शासक वर्ग है समाज में, शासक वर्ग। दूसरा कौन होंगे? व्यापारी, व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन, मर्चेंट क्लास। तीसरे जैसे पुरोहित, ठीक है, और चौथे में जैसे कि आम जनता आ जाएगी। आम जनता में फिर किसान हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, है ना, अलग अलग काम धंधे करने वाले लोग हैं, पाषाण की मूर्ति बनाने वाले, पत्थर बनाने वाले, सील बनाने वाले, बीड्स मन के बनाने वाले, आपका कांसे का काम करने वाले, तांबे का काम करने वाले, सोने चांदी के अलग अलग कुछ आभूषण बनाने वाले लोग, ठीक है, कुएं खोदने वाले, सड़क बनाने वाले, घर बनाने वाले, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे काम धंधे करने वाले लोग सब इसी में शामिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह समाज जो है डिवाइड था। और आज की तरह समाज में कोई क्या जाति व्यवस्था नहीं थी। समाज में क्या नहीं थी? जाति प्रथा नहीं थी। कोई आज जैसा आज हमारा समाज बटा हुआ है कि भाई अलग अलग जाति हैं और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस रूप से बटा हुआ, तो ऐसा उस समय कोई विभाजन समाज में नहीं था। ठीक है, तो समाज में कोई इस तरह का विभाजन नहीं था। और इस तरह से ये अलग अलग हमको वर्ग दिखाई देते हैं समाज में, जाति व्यवस्था नहीं थी समाज में। ठीक है, अब रही बात ये कि समाज पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था, तो इस बारे में आज तक ही 100% क्लियर होकर जानकारी हमारे पास नहीं है कि भाई समाज कैसा था उनका। आज तो हम देखते हैं तो परिवार का मुखिया एक पुरुष व्यक्ति होता है, चाहे वो हमारे पिताजी हो सकते हैं या और कोई रिलेशन में भाई हो सकते हैं, चाचा या ताऊ या दादा कोई भी हो सकते हैं। तो आज अगर हम देखते हैं जो समाज है खासकर से भारत में हिंदू समाज, वो पितृ सत्तात्मक समाज है। या और भी हम किसी उसमें देखें धर्म में, मुस्लिम में चले जाएं या अपने सिख धर्म में चले जाएं, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि पितृ सत्तात्मक समाज है। लेकिन इन लोगों का समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक, इस बारे में आज तक 100% कोई क्लियरिटी नहीं है। समझ में आई बातें? तो ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। बहुत सारी माँ देवी की या मातृ देवी की पकी हुई मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। तो जिसके आधार पर कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि भाई संभवतः हो सकता है इनका समाज कैसा रहा हो, मातृ सत्तात्मक रहा हो। लेकिन हम 100% ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इनका समाज पूरी तरीके से एक तरह से मातृ सत्तात्मक था। समझ में आ रही बातें? फिर भी जैसे कुछ एक दो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आयोग ने उसका आंसर एक तरह से क्या माना है, उसमें ऑप्शन था पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक या कोई नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से अगर कहें तो कुछ लोग मानते हैं कि संभवतः क्या था, संभवतः संभवतः समाज कैसा रहा होगा, मातृ सत्तात्मक रहा होगा।
मातृ सत्तात्मक यानी परिवार का मुखिया एक महिला रही होगी। परिवार का मुखिया कौन? एक महिला। ठीक है, तो ये भी संभवतः है, ये 100% नहीं है क्लियर कि 100% ऐसा ही था। तो मातृ सत्तात्मक कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि संभवतः भी बहुत सारी माँ देवी की मूर्तियां मिली है, माँ देवी की पूजा होती थी, तो लोगों ने कहा कि हो सकता है समाज या संभवतः कैसे समाज रहा हो, मातृ सत्तात्मक समाज रहा हो, परिवार का मुखिया कौन रहा हो? एक महिला हो। मतलब मातृ सत्तात्मक मतलब होता है परिवार की मुखिया कोई एक महिला। परिवार की मुखिया कौन? कोई एक महिला। ठीक है, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार का मुखिया एक महिला। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी 100% नहीं है, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि संभवतः मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा। अब जैसा ऑप्शन आएगा उसके अनुसार देख लेना। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक है या इसी तरह के और कोई ऑप्शन है तो मातृ सत्तात्मक मार देना। अगर उसमें लिखा कि इनमें से कोई नहीं तो फिर कोई नहीं पे टिक मारना है। ठीक है, क्योंकि भाई आज तक पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं है। तो एक दो जगह ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उन्होंने मातृ सत्तात्मक ही माना है। समझ रहे हैं आप? और समाज में इस तरह से आप देख रहे कोई जाति प्रथा नहीं है और समाज में कोई जाति के आधार पर विभाजन नहीं था। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? तो समाज में जो थोड़ा सा एक असमानता मिलती है, समाज में असमानता थी समाज में। ठीक है, वो एक तरह से आर्थिक आधार पर, स्टेटस आर्थिक आधार पर, वो तो आज भी है, उस समय भी रही होगी बिल्कुल। तो समाज में हमको थोड़ी सी असमानता देखने को मिलती है आर्थिक आधार पर, धन दौलत के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर, इस तरह से। लेकिन कोई बहुत बड़ी असमानता थी तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा असमानता थी, अंतर था थोड़ा, लेकिन कुल मिला के जो समाज है वहां पर चीजें लगभग लगभग ठीक ठाक थी। कोई बहुत बड़ा आज की तरह जाति व्यवस्था हो, इतनी असमानता हो, है ना, कोई बहुत बड़े इस तरह कठोर नियम हो सबके लिए, ऐसा नहीं था। तो एक तरह से ये यहाँ पे हमने समाज, अगर इनकी बात करते हैं खान पान की, तो वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन था। ठीक है, मांसाहारी शाकाहारी, समझ रहे हैं आप सभी? मांसाहारी और शाकाहारी। ठीक है, ऊनी कपड़े सूती कपड़े दोनों तरह के कपड़े पहनते थे ये। ठीक है, ऊनी और सूती कपड़े। ठीक है, ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़े पहना करते थे ये। ठीक है, ऊनी और सूती कपड़े, समझ रहे हैं आप? और ऊनी कपड़े सूती कपड़े हैं। पुरुष जो थे, महिला जो थी, फैशनेबल थे, बहुत सारे आभूषण और गहने वगैरह ये लोग क्या है पहना करते थे। समझ रहे हैं आप सभी? तो इस तरह से इन लोगों का ये समाज था यहाँ पर। क्लियर है? हाँ जी। तो ये इनके समाज को लेकर कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे बातें थी। ठीक है, और ज्यादातर ये अपने पूर्वजों को दफनाते थे। हमारी बातें यहाँ पर हड़प्पा से इस तरह की कब्र मिली है, कब्रिस्तान भी मिला है। ठीक है, और ये सब चीज जैसे कि मान लीजिए गाय भैंस भेड़ बकरी ये पालते ही थे, दूध वगैरह का यूज करते थे, शहद का भी यूज करते थे, है ना, बहुत सारे गेहूं चावल जौ अनाज इस तरह के अनाज का भी सेवन करते थे लोग। ठीक है, वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन खाए जाते, शाकाहारी थे, खेल कूद भी करते थे, जैसे कि पशुओं की लड़ाई है, पासा है, शतरंज खेलते थे। ठीक है, बच्चे खिलौने से खेलते थे, जैसे आप और हम सब खेल कर बड़े हुए हैं, पिट्ठू वगैरह सब इस तरह से। ठीक है ना? हाँ जी। तो मनोरंजन के साधन भी थे, शिकार करना या पशुओं की लड़ाई, इस तरह से पासा खेलना, इस तरह से। तो ये इस तरह से इन लोगों का समाज था यहाँ पे। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, लिख लेंगे सारी जानकारी को अपनी कॉपी पे। तो ये इन लोगों की सामाजिक अवस्था थी या इन लोगों का समाज था। ठीक है, हाँ जी। हो गया क्लियर है इतना? तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए।
तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अगला एक छोटी सी टॉपिक है उसको देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया, समझ गए इतना? तो ये इस तरह का इन लोगों का समाज था, सामाजिक व्यवस्था। क्लियर है सभी को? यस, ठीक है। हाँ जी, एक बात याद रखने योग्य है कि यहाँ पे जाति प्रथा नहीं थी जैसे कि आज के समाज में है, और ये लोग बहुत ही एक तरह से प्रगतिशील यानी बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति थे ये। ठीक है, हाँ जी। तो ये इन लोगों का समाज हमने देखा है ना? अब हम इन लोगों का जो शहर थे उनको देख ले कि भाई शहरों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, शहर किस तरह से बसे हुए थे, वो देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते। क्लियर है आप सभी को? तो ये हमारा टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम पढ़ रहे हैं, और फिर हम और आगे चीजों को देखेंगे और आगे हम चलेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? यस। तो अब हम देख लेते हैं इनके शहर कैसे थे, इनके सिटी कैसे थे, शहर। जो इनके शहर थे, सिटी थे, उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपके आते हैं शहर। तो इन लोगों ने जो अपने शहर बसाए थे बिल्कुल योजना बना के बनाए थे, योजना के अनुसार इन्होंने शहर बसाए थे, प्लानिंग करके शहर बसाए थे। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी बस गया, कहीं भी घर बना लिया, है ना? ऐसा नहीं था। शहर जो थे जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये जो इस तरह के कुछ छोटे बड़े शहर थे, तो ये बिल्कुल योजना के अनुसार बसाए गए थे, प्लानिंग करके बसाए गए थे। ऐसा नहीं कि बेतरतीब तरीके से, बेढंग तरीके से ऐसे कहीं भी बना लिए घर और बस गया ना, बिल्कुल ऐसा नहीं था। बहुत सोच समझकर एक योजना, एक मैप बनाकर, नक्शा बनाकर इन्होंने बहुत अच्छे से अपने शहरों को डिजाइन किया था। समझ रहे हैं ना? यस, क्लियर है? चलिए, तो जो इनके शहर थे, नंबर एक, शहरों की व्यवस्था कैसी थी? ये शहर जो थे योजना के अनुसार बसाए गए थे, योजना या प्लानिंग करके बसाए थे, प्लान के द्वारा। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई बस गया, योजना। ठीक है, तो इन्होंने अपने शहर कैसे बनाए थे? योजना के अनुसार बनाए थे, योजना बना के, प्लानिंग करके। तो इनके शहर किस पे आधारित थे? योजना पर आधारित थे। योजना या प्लान्ड सिटी इन्होंने बसाए थे, प्लान्ड सिटी। क्लियर है इतना? नंबर एक विशेषता ये रही। नंबर दो विशेषता क्या थी इनके शहरों की? योजना के अनुसार बसाए हुए हैं। नंबर दो विशेषता ये थी कि जो भी इनके शहर थे, शहर किसमें बटे हुए थे? इनके शहर दो भागों में बटे हुए थे, प्रत्येक शहर दो भाग में बटा हुआ था, जिसको कहते थे नंबर एक किला या दुर्ग, इसका और नाम मिलता ऊपरी शहर। ऊपरी शहर जो बड़े से ऊंचे से चबूतरे पे बसाया जाता था, बनाया जाता था, किला या दुर्ग या ऊपरी शहर। दूसरा भाग कैसा था? वो था निचला शहर। निचला शहर, यहाँ पे कौन रहेगा? आम जनता रहेगी यहाँ पे। और इस किले में, दुर्ग में, ऊपरी शहर में कौन रहेंगे? अमीर, जैसे कि शासक वर्ग, राजा महाराजा। ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े वीआईपी लोग, धनी लोग, व्यापारी, बिजनेसमैन, अधिकारी, ऑफिसर्स, है ना, वो सब इसी में आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये जो शहर हैं, प्रत्येक शहर जो था वो लगभग लगभग इसी तरह से दो भागों में बटा हुआ था शहर। ठीक है, शहर किस में बटे हुए थे? दो भाग में थे, ऊपरी शहर और निचला शहर। निचले शहर में कौन रहेगी? आम जनता रहेगी। और किला या दुर्ग या ऊपरी शहर में कौन रहेंगे? राजा महाराजा, अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, पुरोहित लोग, है ना, वीआईपी लोग, वो सब ऊपरी शहर में। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम देखे थे ना, अभी हम पढ़े थे कि महानन्नागार, महान स्नानागार, है ना, ये सब बिल्डिंगें कहाँ हुआ करती थी? ज्यादातर ऊपरी शहर में या किले या दुर्ग के में बनी हुई होती थी। और लगभग ये कहते थे कि भाई जो शहर है, जैसे कि ऊपरी शहर है, किला है, इसको चार दीवारी से घेर दिया जाता था, या पूरे शहर को चारों तरफ से चार दीवारी से घेर दिया जाता, जिससे एक सुरक्षा रहे, सिक्योरिटी रहे, बाढ़ वगैरह भी ना आ पाए, इस तरीके से। समझ में आई बातें? तीसरी विशेषता, इनके जो शहर थे किस पे आधारित थे? कि इन्होंने
बनाई थी? जाल पद्धति पे आधारित थे, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड व्यवस्था, जाल पद्धति, इस पे आधारित थे, ग्रिड सिस्टम पर, जाल पद्धति, ग्रिड व्यवस्था, समझ रहे हैं? मतलब जैसे कि इस तरह से सड़कों का जाल सा बिछा हुआ था, इस तरह से एक सड़क इधर से आई, एक इधर से आई, है ना, इस तरह से, ऐसे तो एक जाल सा बन गया ना, ठीक है, ये इस तरह से ये घर बने हुए थे ऐसे, एक सड़क इधर जा रही थी। तो ये शहर जो थे किस पे आधारित थे? जाल पद्धति पर या ग्रिड सिस्टम या ग्रिड व्यवस्था पर आधारित थे इनके शहर। और ज्यादातर शहरों में किसका यूज हुआ है? पक्की ईंटों का यूज हुआ। किनका यूज हुआ है? पक्की ईंटों का, बरंट ब्रिक्स, पक्की ईंटों का। इनका यूज हुआ है? पक्की ईंटों का। कुछ कच्ची ईंटें भी यूज हुई हैं, लेकिन ज्यादातर शहरों में पक्की ईंटों का यूज हुआ है। समझ रहे हैं आप सभी? इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये 4-5 बातें, जो शहर थे कैसे थे? योजना द्वारा प्लानिंग करके सोच समझ के बसाए थे। प्रत्येक शहर 2 भाग में बटा हुआ था। ऊपरी शहर किला या दुर्ग जिसको कहते थे, सिटाडेल निचला शहर आम जनता के लिए, और ऊपरी शहर बड़े व्यापारी और राजा महाराजाओं के लिए। और शहर जो थे वो जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पे आधारित थे। ज्यादातर शहरों में पक्की ईंटों का यूज हुआ है, कालीबंगा वगैरह में कुछ कच्ची ईंटें भी हैं, ठीक है, याद रखना। और एक और विशेषता क्या थी इनकी, जो शहरों में जो सबसे अच्छी विशेषता वो थी जल निकास प्रणाली, इनका सीवर सिस्टम, जल निकास प्रणाली, इनकी जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। जल निकास प्रणाली जिसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम या सीवर सिस्टम, ठीक है। नालियां बनी होती थी, नालियां पक्की थी, नालियां को ढका जाता था, नालियों को, ठीक है। घरों से पानी गली में नालियों में आता था, और गलियों से पानी निकल कर आगे आगे चल के बाहर जो सड़क बनी होती, मेन सड़क, उनमें जाके सीवर लाइन में मिल जाता था। और उनकी समय समय पर सफाई होती थी, ठीक है। मैन हॉल बीच में बने हुए थे, सफाई के लिए छोड़े हुए थे, वहां पे क्या है, ब्लॉक बनाए हुए थे। की नालियां थी, पक्की थी नालियां, ठीक है। तो इनकी जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी। और जैसे शहर थे तो ज्यादातर शहरों में जैसे बड़े बड़े लोग हैं उनके अपने खुद के घरों में कुएं भी होते थे, कुछ आम जनता के लिए एक सामूहिक कुआं होता था। तो इस तरह से बड़ा ही बहुत अच्छा सिस्टम था, पीने के लिए भी अच्छी पानी की व्यवस्था थी, और खाने पीने के लिए कहें तो बड़े बड़े अन्नागारों में अनाज को भंडार करके भी रखा हुआ था, ठीक है, जैसे एफसीआई रखता है अनाज के गोदाम। तो इस तरह से ये जो इनके शहर थे ये इस तरह से ग्रिड सिस्टम पे आधारित थे, योजना के अनुसार बसाए गए थे। शहर 2 भागों में बटा हुआ था, ज्यादातर शहरों में पक्की ईंटों का यूज हुआ है, और इनकी जल निकास प्रणाली जो थी वो अपने आप में बहुत। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा, कि ऐसा कौन सा शहर जो 3 भागों में बटा हुआ है? मैंने बता दिया, धौलावीरा, ठीक है। एक मैंने शहर बताया था चानूधेड़ो, जहां मन के बनाए कारखाने थे, जो एक औद्योगिक साइट, औद्योगिक केंद्र था। तो चानूधेड़ो एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ कोई किलेबंदी नहीं थी, ठीक है। वो ऐसे ही बिना चार दीवारी के घिरा हुआ या बिना किलेबंदी का शहर था चानूधेड़ो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा शहर था जिसके चारों तरफ कोई किलेबंदी नहीं थी, कोई चार दीवारी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा शहर कौन सा था? बिना सिटाडेल, बिना दुर्ग या किले या चार दीवारी का शहर कौन सा था? चानूधेड़ो, ठीक है। बाकी और जो शहर थे लगभग वो चारों ओर से चार दीवारी से या किलेबंदी से घिरे हुए होते थे। तो चानूधेड़ो ऐसा शहर था जिसके चारों तरफ कोई किलेबंदी नहीं थी, चानूधेड़ो, ठीक है। बिना किले, इसके चारों तरफ कोई चार दीवारी नहीं थी, ठीक है। बिना चार दीवारी के, बिना किलेबंद शहर, यहाँ पे कोई किलेबंदी नहीं थी, कोई किलेबंदी नहीं थी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। चानूधेड़ो कैसा शहर था? कोई किलेबंदी नहीं थी, चार दीवारी नहीं थी, बिना चार दीवारी बिना किलेबंदी का था ये शहर, ठीक है। समझ गए आप? तो ये थे इनके शहरों की मुख्य मुख्य विशेषता जो मैंने आपको बता दी है। और इस तरह से ये लोग बड़े अच्छे तरीके से अपने शहरों को बसाते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में सारी जानकारी को लिख लें। तो यहाँ पर चानूधेड़ो में कोई किलेबंदी नहीं थी, बिना किलेबंदी या बिना चार दीवारी का शहर था चानूधेड़ो, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया?
उम्मीद करता हूँ सब आप लोगों ने ये चीजें सारी समझी होंगी, लिखी ली हैं और जान ली हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या इसमें और कौन कौन सी बातें सिंधु घाटी सभ्यता में हमको अभी पढ़नी है और कौन कौन सी बातें अभी इसमें बची हुई। क्लियर इतना सभी तक? यहाँ तक क्लियर आप सभी को? हाँ, समझ में आ रही हैं चीजें? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इनको अच्छे से समझ रहे होंगे और लिख रहे होंगे कॉपी में, और फिर भी आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया? क्लियर है सबको? आगे बात है समझ में? ठीक है, चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आगे और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक में। तो ये थी शहरों की मुख्य मुख्य यहाँ पे विशेषता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक अवस्था और देख लेते हैं उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या थी और फिर हम आगे। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था। क्या देखते हैं? आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक जो व्यवस्था थी, वो बहुत मजबूत थी। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था में जैसे हम देखते हैं तो ये क्या करते थे? कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे, कृषि। ठीक है, और कृषि में कौन कौन सी फसल? गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, ये सरसों हो गया, मटर हो गया, है ना, रागी हो गया, कुल्थी हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे अनाजों की ये खेती बाड़ी करते थे और इनकी जो कृषि व्यवस्था थी बहुत मजबूत थी और ये कहते हैं ना अधिशेष उत्पादन करते थे। क्या करते थे? अधिशेष उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे, जो किसान थे, वो क्या करते थे? अधिशेष उत्पादन करते थे, मतलब अपनी आवश्यकता से ज्यादा अनाज पैदा करते थे, जिससे कि शहरों में रहने वाले लोग भी जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं वो भी अपना पेट भर सके, उनके लिए भी हम अनाज पैदा कर सके। जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, कृषि मजबूत नहीं होगी, कृषि में जब तक सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, तब तक शहर बस ही नहीं सकते हैं। समझ में बात है? तो ज्यादातर देखा ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी शहरी सभ्यता थी, शहरों में रहते थे लोग। तो जब शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अनाज ही पैदा नहीं होगा, ठीक है, तो जब तक फिर और लोग दूसरा काम धंधा करेंगे ही नहीं, व्यापार हो गया और बहुत सारे काम हो गए। तो यहाँ पे सिंधु घाटी के जो किसान थे वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा अनाज पैदा करते थे, जिसको कहते हैं अधिशेष उत्पादन करते थे, जिससे कि जो खेती बाड़ी नहीं करने वाले लोग हैं उनका भी पेट भरा जा सके, या कुछ लोग जो है खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे कामों में लगे, व्यापार करने लगे, या अपना तांबे का काम या अपना कांसे का काम, भट्टे बनाने का काम, ईंट बनाने का काम है, पत्थर का काम। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग शिल्पी हुआ करते थे, अलग अलग काम धंधे करने वाले लोग थे जो शहरों में रहा करते थे। उनके लिए अनाज पैदा कौन करते थे? सिंधु घाटी के किसान। तो इनकी जो ये कृषि अर्थव्यवस्था थी वो अधिशेष उत्पादन करते थे, आगे चल के इसी से बड़े बड़े शहर बने। क्लियर है आपको? समझ में बात है? तो ये इनके अनाज। तो और क्या है? पशुपालन भी करते थे, सीधी सी बात है, पशुपालन, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता सुअर, तो इस तरह के बहुत सारे पशुओं को पालते थे। समझ रहे हैं आप सभी? तो पशुपालन भी होता था। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे काम धंधे थे, जैसे मैंने बताया अभी, पत्थर का काम करने वाले शिल्पी, पत्थर का काम हो गया, तांबे का काम हो गया, ठीक है, कांसे का काम करने वाले हो गए, है ना, मनके बनाने वाले हो गए, ठीक है, उसके बाद ईंटें बनाने वाले हो गए, ईंट, घर बनाने वाले हो गए, ठीक है, कुएं बनाने वाले हो गए, वेल यानी कुएं बनाने वाले, हाँ, कुएं, ठीक है, व्यापारी हो गए, ठीक है, आभूषण बनाने वाले हो गए, बर्तन बनाने वाले हो गए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग काम धंधे करते थे और इस तरह के लोग ज्यादातर
कस्बों में, शहरों में या गांवों में भी रहते थे, वहां से अपना माल बना बनाकर भेजा करते थे। तो इस तरह से कृषि, पशुपालन के अलावा भी इस तरह से बहुत सारे काम धंधे करने वाले लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। समझ में आई बातें? क्लियर है? और ये लोग और क्या करते थे? ये सिंधु घाटी के लोग जो थे व्यापारी भी थे, व्यापार भी किया करते थे। व्यापार क्या क्या करते थे? व्यापारी थे और व्यापार भी किया करते थे। और व्यापार भी क्या था? ठीक है, बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार। बाह्य मतलब विदेशों के साथ व्यापार, विदेश व्यापार और अपना आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार। ठीक है, क्लियर है? आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार। ठीक है, तो व्यापार जो था इनका बहुत अच्छी अवस्था में था। ठीक है, व्यापार काफी अच्छा होता था, विदेशों के साथ हो या अपने आंतरिक व्यापार हो। तो इस तरह से इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी मजबूत थी, सिंधु घाटी के लोग। और ज्यादातर सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, अपना व्यापार में, अपनी आर्थिक प्रगति में, अपने आर्थिक विकास पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। लड़ाई झगड़े या इस तरह के बेकार कामों में उलझे हुए नहीं रहते थे। तो व्यापार काफी अच्छी अवस्था में था, विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार। ठीक है, समझ में आया बातें? तो कुछ चीजें ऐसी थी जो भारत में नहीं मिलती है, उनको फिर ये सिंधु घाटी के लोग बाहर से मंगाते थे, है ना। और भारत की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर ये लोग बाहर बेचते भी थे, ले जाके निर्यात भी करते थे और आयात भी करते थे। समझ रहे हैं ना? क्लियर है इतना? और किन किन देशों के साथ व्यापार था, मुख्य मुख्य वो देश भी हम देख लेते हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि सिंधु घाटी के लोगों की आर्थिक अवस्था किस तरह से थी, कृषि, पशुपालन और व्यापार पे आधारित। ठीक है, भेड़ बकरी, ठीक है, भेड़ बकरी, कुत्ता, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग पशुओं का पालन करते थे। भेड़ बकरी, कुत्ता, गाय, भैंसा, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग पशुओं को पालते थे। ठीक है, तो ये इनकी एक इस तरह से आर्थिक और विदेशी जो व्यापार होता था उसमें इन भारतीय लोगों को बहुत सारा लाभ होता था। ठीक है, तो ये अच्छी मजबूत व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था सिंधु घाटी के लोगों की। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, इन सारी चीजों को समझ लें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, लिख लिया, इतना कर लिया। ठीक है, चलिए, हो गया सभी का, लिख लिया सबने कॉपी में, समझ में आया? ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, यस। तो इस तरह से ये विदेशों तक भी व्यापार करते थे। मिटा दो मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग काम धंधे थे सिंधु घाटी के लोगों के। समझ रहे हैं आप सभी? अब हम थोड़ा सा एक बार ये और देख लेते हैं कि इनका जो विदेश व्यापार था वो किन किन देशों से था। जो विदेश व्यापार था, विदेशी व्यापार, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी चीजों का आयात भी करते थे, निर्यात भी करते थे, है ना। तो सिंधु घाटी के लोगों का जो विदेश व्यापार था वो अलग अलग देशों के साथ था। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो किसके साथ है, जैसे मिस्र के साथ भी था, मिस्र, मेसोपोटामिया, ठीक है, तो मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार था, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो था मेसोपोटामिया से ज्यादा इनका विदेशी व्यापार होता था। किससे? मेसोपोटामिया। और फिर हम देखते हैं और कौन कौन से देशों से किन किन मुख्य मुख्य चीजों को ये मंगाते थे और किस किस देशों से विदेशी व्यापार ये करते। जैसे मेसोपोटामिया से विदेशी व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया, इराक, ठीक है, समझ में आई बातें? ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से, ठीक है, हाँ जी, अफगानिस्तान से।
तो इस तरह से अलग अलग देशों के साथ इन सिंधु घाटी के लोगों के विदेशी व्यापारिक संबंध बने हुए थे और ये विदेशी व्यापार करते थे। ठीक है, समझ गए? मेसोपोटामिया के साथ भी विदेशी व्यापार होता था। तो बहुत सारी चीजें हमारी मेसोपोटामिया से मिलती हैं और मेसोपोटामिया की कई चीजें यहाँ से मिली है। समझ आई बातें? तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिंधु घाटी के लोगों को मेलुहा या सिंधु जो नदी है या जो सिंधु घाटी के लोग थे उनके लिए कौन सा शब्द यूज करते थे मेसोपोटामिया के लोग? मेलुहा। ठीक है, मेलुहा कहा करते थे। तो मिस्र के लोग कहते हैं कि भाई मेलुहा के लोग हमारे यहाँ पर आकर व्यापार करते थे। मेलुहा, तो मेलुहा किसके लिए हुआ है? सिंधु घाटी के लोगों को मेसोपोटामिया के जो लोग थे मेलुहा कहते थे कि मेलुहा के लोग यहाँ आकर व्यापार करते हैं। मेलुहा के जहाज हमारे शहरों में या हमारे जो यहाँ पे हैं यहाँ पर आकर वो अपना डेरा डालते हैं मेलुहा के जहाज, और मेलुहा के लोग यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं। मेलुहा मतलब सिंधु घाटी के लोग। समझ गए आप इतना? तो अब हम उन चीजों को यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि भाई ये किन किन चीजों को विदेशों से मंगाते थे, किस किस देश से किस उसका ये व्यापार करते थे। क्लियर है इतना? यस, ठीक है। तो हम ये देखते हैं अब इसमें, जैसे ईरान है, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। तो जैसे कि यहाँ पे टीन मंगाते थे, सोना मंगाते थे, चांदी मंगाते थे। ठीक है, ऐसे अफगानिस्तान से भी सोना, ठीक है, चांदी। ठीक है, मध्य एशिया के साथ व्यापार था, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के लोगों से क्या है? कीमती पत्थर, जिनके हम क्या बनाते थे, जैसे कि हार बनाते थे, आभूषण बनाते थे। तो मध्य एशिया से क्या मंगाए थे? कीमती पत्थर मंगाते थे। जैसे पन्ना हो गया, नीलम हो गया, इस तरह से पन्ना, नीलम। ठीक है, जिनके ये आभूषण बनाते थे, कीमती पत्थरों के आभूषण। समझ बात है? और कुछ कीमती पत्थर जो है कहाँ से मिलते थे? जैसे कि दक्षिण भारत से भी आते थे, दक्षिण भारत, जैसे कि कर्नाटक वगैरह से, कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ से भी मंगाते थे। अगर हम सोने की बात करते हैं तो कर्नाटक से भी सोना। ठीक है, तो कर्नाटक से और क्या क्या सोना कहाँ कहाँ से आता था? कर्नाटक से भी कोलार की खानों से सोने का हम जो है सामान लाते थे, सोना लाते थे। ठीक है, जैसे कि हो गया राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से हम तांबा लाते थे, तांबा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सामान हमारे देश में नहीं है उसको हम बाहर से मंगा कर उसका फिर हम माल तैयार करके उसको फिर बाहर भी ले जाके बेचते थे, और भारत में भी फिर जैसे अधिकारी हैं, राजा महाराजा, वो भी उन चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से टीन है, सोना चांदी, ईरान से अफगानिस्तान से सोना चांदी है, मध्य एशिया से क्या है? कीमती पत्थर आभूषण आते थे, कर्नाटक से सोना प्राप्त करते थे, दक्षिण भारत से भी कुछ कीमती पत्थर हम लेते थे आभूषण माला बनाने के लिए, है ना। राजस्थान से हम तांबा मंगाते थे। समझ रहे हैं आप? मेसोपोटामिया के साथ भी हमारा व्यापार होता था। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यापारिक संबंध हमारे इन पूर्वजों ने विदेशों तक बनाए हुए थे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें हैं मंगाते थे और कैसे काम काम करते थे। क्लियर है इतना आप सभी को? ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया इतना? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपने सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा और नोट किया होगा अपनी कॉपी में, और फिर भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके क्वेश्चन जो क्लास लेक्चर हैं उससे बाहर नहीं, और हिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन में। पीटी में आप देख रहे हैं 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं। अगर बिहार जीएस या बिहार की हिस्ट्री और मिला दें तो 50-55 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हिस्ट्री में आपको बहुत मेहनत करनी है, जो हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जिस तरह से, वो सारी
चीजें आपको याद करनी है हमारे अनुसार। अगर आप काम करेंगे तो आपका 100% पीटी होगा। फिर फाइनल हम मेंस की भी बात करेंगे, मेंस की भी तैयारी करवाएंगे, इंटरव्यू आपका फुल सिलेक्शन, पूरा सिलेक्शन आपके द्वारा पूरा बीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी इस वेद स्टडी ग्रुप पे। समझ रहे हैं आप? तो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस या इसकी बात अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इन सारे सब्जेक्ट में जीएस में सबसे बड़ा रोल किसका है? हिस्ट्री का। तो इसलिए बहुत फोकस और ज्यादा समय देने की हिस्ट्री को जरूरत है। क्लियर है इतना आप सभी को? यस। तो ये इनकी एक तरह से आर्थिक व्यवस्था हमने देखी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को समझ में आई होंगी सारी बातें, और ये आपने नोट किए होंगे अपनी कॉपी में, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, ओके, थैंक यू। ये हो गया इतना, समझ लिया? हो गया, सबका कर लिया है? ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो ये इस तरह से इनका हमने आर्थिक व्यवस्था को देखा है कि क्या क्या ये लोग करते थे, काम धंधे किस तरह से, विदेश व्यापार था, और विदेशी व्यापार में भारतीयों को पूरा पूरा लाभ होता था। जिसे कहते हैं ना, भुगतान संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। भुगतान संतुलन। ठीक है? हाँ जी। हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं हम विदेशों को भेजते थे। बीड्स मन के हम विदेशों को भेजते थे, है ना। कॉटन वगैरह भी विदेशों को भेजते थे, सूती कपड़ा, कॉटन। हाँ जी। तो इस तरह से काफी अच्छा व्यापार होता था। क्लियर है इतना आप सभी को? समझ में आई चीजें? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई ही होंगी चीजें, और आपको अच्छे से आपने चीजों को किया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैंने बताया ना, कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे टॉपिक हैं, डेट को, किसी फैक्ट को लेके, किसी और इशू को, किसी और मुद्दे को लेकर बहस है, जो आज तक चीजें आज तक क्लियर हो नहीं पाए। कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं, तो सबके अलग अलग अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो समझ में आ रही बातें यहाँ तक? तो अब जैसे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे राजा महाराजा कौन था, शासक वर्ग कौन था, यहाँ पे किसका शासन था, शासक वर्ग कौन था, यानी राजा महाराजा कौन था, है ना। ठीक है, तो ये भी आज तक क्लियर नहीं हुआ कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में राजा कौन था, पुरोहित होते थे राजा या कोई व्यापारी वर्ग था, तो ये आज तक पता नहीं है। जैसा हम देखते हैं थोड़ा, जैसे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भाई इन लोगों का व्यापार बहुत अच्छा था, आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, विदेशों तक व्यापार होता था, है ना। तो कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा बताया कि भाई जो राजा महाराजा थे वो संभवतः किससे थे? व्यापारी वर्ग से थे। तो जो रूल करते थे, जो शासन की बागडोर थी, वो किसके हाथों में थी? संभवतः हो सकता है किसके हाथ में रही हो? व्यापारी वर्ग के हाथ में रही हो। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुरोहित वर्ग जो था वो था राजा महाराजा के रूप में, या शासन की बागडोर वो संभालता था। तो अलग अलग, मैंने बताया ना, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं, लेकिन हम फिर भी जो एनसीईआरटी कहती है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो शासक वर्ग या शासन किसके हाथ में था? कौन चलाता था शासन? शासन कौन करता था? तो जो शासन कहते हैं कि संभवतः शासन किसके हाथ में था? व्यापारी वर्ग के हाथ में, जिसको वणिक वर्ग भी कह देते हैं, व्यापारी या वणिक, मर्चेंट। ठीक है, तो संभवतः शासन किसके हाथ में था? शासन कौन चलाता था? व्यापारी वर्ग। कुछ लोगों ने पुरोहित भी कहा है, लेकिन एनसीईआरटी व्यापारी वर्ग को कहती है कि संभवतः राजा महाराजा कौन थे? व्यापारी वर्ग के लोग। समझ बातें? क्लियर है इतना? और ये मिट्टी के बहुत अच्छे बर्तन भी बनाते थे, सील भी बनाते थे, मोहर बनाते थे, है ना। हाँ जी, लाल और काले रंग के इनके बर्तन होते थे, बहुत अच्छे बने होते थे। ठीक है, लाल रंग से पोत के उस पर काले रंग से डिजाइन भरते थे, ज्योमेट्रिकल टाइप के इनके डिजाइन होते थे, और काफी अच्छे बर्तन ये लोग बनाते थे। मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, पत्थर की मूर्तियां बनाते थे। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरह से बहुत सारे काम धंधे करने वाले लोग हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये टॉपिक जो आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको समाज के बारे में बताया, मैंने आपको इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया। ठीक है, इनके धर्म के बारे में बताया, ये
कौन सी भाषा लिखते थे, लिपि स्क्रिप्ट क्या थी उसके बारे में बताया। फिर ये कौन कौन से स्थानों से हमने बड़े बड़े शहर, छोटे शहर, बड़े शहर सबको देखा, शहरों को देखा, शहरी व्यवस्था के बारे में हमने पता लगाया, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, किस शहर की खोज किसने की है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे हैं, वो भी सारा देखा। तो ये इस तरह से पूरा जो आपका टॉपिक है इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और इतना अगर आप कर लोगे तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप पूरी गारंटी है कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक, ये आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कई बार कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, फिर ये 1700 तक आते आते इस सभ्यता का अंत हो गया था, पतन हो गया था, ये सभ्यता खत्म हो गई थी। तो आज तक ये पता ही नहीं चल पाया है कि भाई किस कारण की वजह से, या वो कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। आज तक हम पता ही नहीं लगा पाए हैं। कुछ इतिहासकार कुछ अपने बात बताते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं। तो आज तक ये मालूम ही नहीं है, आज तक ये क्लियर ही नहीं हुआ है कि भाई इस सभ्यता के खत्म होने के, पतन होने के या इसके विनाश होने के क्या क्या कारण थे। कोई एक कारण नहीं था, मिले जुले कारणों की वजह से सभ्यता नष्ट हो गई थी, पतन हो गई थी। जैसे कि एक अंग्रेज थे जिसका नाम था व्हीलर, अंग्रेज महोदय व्हीलर। व्हीलर ने कहा था कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। पतन होने के जो कारण है वो अलग अलग कारण बताए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे, मिटा दूं मैं, शासक वर्ग हो गया, कर लिया होगा आपने, शासक वर्ग। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के कारण थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो पतन के कारण थे वो आज तक हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। जैसे व्हीलर ने कहा था कि आर्यों ने आक्रमण किया था, आर्यों ने इस सभ्यता का नष्ट किया था, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे व्हीलर वगैरह ने अपना एक विचार दिया है कि भैया इस सभ्यता का पतन किसने किया था, आर्यों का आक्रमण हुआ और आर्य लोगों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से बहुत सारे ऐसे कंकाल मिलते हैं, बहुत सारे एक जगह पड़े हुए, जिससे कुछ कहते हैं इतिहासकार कि भाई यहाँ पे आक्रमण हुआ था आर्यों का, लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था और उसमें ये लोग मारे गए और ये सभ्यता खत्म हो गई। तो एक कारण ये बताया जाता है। ऋग्वेद में भी एक शब्द आया, हरियूपिया शब्द आया। तो हरियूपिया शब्द किसके लिए यूज हुआ है, हड़प्पा के लिए। तो ऋग्वेद में एक शब्द आता है हरियूपिया, ऋग्वेद में। और ये हरियूपिया शब्द किसके लिए आया है, हड़प्पा सभ्यता के लिए, हड़प्पा। ठीक है, तो इस तरह से व्हीलर ने कहा था कि भैया इस सभ्यता के पतन का कारण क्या था, आर्यों का आक्रमण। ठीक, ऐसा ही एक और दूसरा कारण बताया जाता है सभ्यता के खत्म होने के कारण। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ की वजह से सभ्यता नष्ट हो गई थी, बाढ़ आने की वजह से। जैसे कहते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो कई बार बाढ़ में नष्ट हो गया था, बाढ़। ठीक है, ऐसे एक और कारण बताया जाता है। जैसे कि बात करें तो भूकंप। ठीक है, भूकंप की वजह से। ऐसे एक कारण बताता है कि भाई नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, नदियों का मार्ग बदल गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तित हो गई, है? सूखा पड़ा। हमारी बातें, तो इस तरह से ये अलग अलग कारण बताए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के। ठीक है, अवीर ने बताया कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। ऋग्वेद में एक शब्द आता है हरियूपे, जो हड़प्पा के लिए, जो हड़प्पा के लोगों के लिए, हड़प्पा के लिए है। फिर एक कारण बाढ़ बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो जो था कई बार बाढ़ में नष्ट हुआ। ठीक, एक और कारण बताया कि भूकंप की वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। या एक और कारण बताया था कि भैया नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, जिसकी वजह से सभ्यता नष्ट हो गई, शहर नष्ट हो गए, ज्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे हुए थे। एक और कारण बताया जलवायु परिवर्तन हो गया है, सूखा पड़ा। तो इस तरह से बहुत सारे कारण इसके बताए जाते हैं नष्ट होने के।
और आज तक कोई एक कारण ऐसा या कोई क्लियर नहीं हुआ कि किस वजह से नष्ट हुई। तो कुल मिलाकर मिला जुला कर ये सभ्यता बहुत सारे कारणों की वजह से लगभग 1700 तक आते आते ये सभ्यता क्या हो गई थी, इसका पतन हो गया था। 1700 BC यानी ईसा पूर्व तक। ठीक है, समझ गए आप सभी? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ रहे हैं? बाढ़ हो गया, भूकंप आ गया, है ना? तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग इसके कारण बताए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे अलग अलग कारण। ठीक है, तो ये टॉपिक जो आपका है कंप्लीट होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने सारी चीज सिंधु घाटी सभ्यता की देख ली है। अब इतना अगर आप कर लोगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आर्यों का आक्रमण, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, जलवायु परिवर्तन हो गया, सूखा पड़ गया, है ना? तो ये अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग विचार देते हैं। तो आज तक क्लियर नहीं हुआ किस एक या किस वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। क्लियर है इतना सभी को? आ रही बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब लोगों ने टॉपिक देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। और बाकी फिर इससे आगे हम अगला टॉपिक अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, और अच्छे से आप लोग मेहनत करेंगे और पीटी होने की गारंटी हमारी होगी। क्लियर है? समझ गए इतना सभी? तो आज की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं, बाय।